आज अपना टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल अब देखो पीएच स्केल क्या होती है कि कोई भी पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ उसकी अम्लीयता और क्षारीयता मापने का क्या होता है, एक पैमाना होता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होती है? अम्लीय, मतलब कोई पदार्थ या कोई विलेन है उसकी अम्लीयता या क्षारता को मापने का क्या एक पैमाना है। ठीक है, और इसमें पी का अर्थ होता है पुषांश। क्या अर्थ होता है? पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। और ये H है ना, ये दर्शाता है कि H प्लस आयन, यानी कि किसी विलयन में H प्लस आयनों की जो सांद्रता होती है, किसकी? H प्लस आयनों की सांद्रता। किसी विलयन में जितनी ज्यादा H प्लस आयन की सांद्रता है उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। समझ में आया? यदि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक है तो उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। देखो पीएच क्या समझ में आया क्या कि किसी विलयन में किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का क्या है? पैमाना है, जिसमें पी का अर्थ होता है पुषांश, मतलब शक्ति। ठीक, देखो एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। किताब वाला क्या कहता है? ये किताब वाला कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल होती है, इसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए उपयोग ली जाने वाली स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। या किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता को मापने वाली स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। जो आपको याद रहे, H प्लस आयन की सांद्रता को मापने वाली स्केल पीएच स्केल। ठीक है, अम्लीयता या क्षारीयता को मापने वाली स्केल पीएच स्केल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जिस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, यानी कि जितने ज्यादा सांद्रता का मतलब क्या है? मात्रा। क्या है सांद्रता का मतलब? है मात्रा। यानी कि जितने ज्यादा H प्लस आयन होगी ना, उस विलयन की पीएच मान उतना ही क्या होगी? कम। ठीक, जैसे कि मान लो H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब हम जल में डालते हैं तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन देता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या बोला कि जिसका H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है उसका पीएच मान क्या होता है? कम। अरे पीएच मान होता है 0 से लेकर के 14 तक। पीएच मान कितना होता है? 0 से लेकर के 14 तक। ऐसे लिख सकते हो कि है ना, और इसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है, जिसमें 0 से 7 के बीच में 0 और 7 के बीच में अम्लीय माध्यम होता है, फिर 7 उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है। ठीक, अब H प्लस आयन की सांद्रता यदि अधिक है तो उसका पीएच मान कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या? वो विलयन क्या है? अम्लीय है। वो विलयन क्या है? अम्लीय। देखो मैं वो सारणी बनाता हूँ, समझ में आएगा उससे। जीरो, 7, 14। इधर तो ना H प्लस आयन की सांद्रता की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि। किधर? जब हम पीएच 7 से किधर आएंगे? 0 की तरफ, तब क्या होगी? H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि। H प्लस आयनों में वृद्धि। और आप देखिए कि H प्लस आयनों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे पीएच मान कम हो रहे हैं क्या? जैसे जैसे इधर जाएंगे ना तो H प्लस आयनों में वृद्धि होगी और पीएच का मान क्या होगा? कम होता रहेगा। और जिसका पीएच मान जितना कम वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा ना। जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। और प्रबल अम्ल की हमने परिभाषा ही पढ़ी है कि वे अम्ल जो है जलीय विलयन में अधिक H प्लस आयन देते हैं, और यदि अधिक H प्लस आयन देंगे तो H प्लस आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो अगर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो पीएच के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी कि यदि जितना ज्यादा कोई इसका, यदि किसी का 1 है पीएच मान तो प्रबल अम्ल है, किसी का 3 है तो ये प्रबल अम्ल है, इधर वाला थोड़ा उससे है तो अम्ल ही लेकिन क्या है? प्रबल है। अरे ये समझ में आया क्या? और इधर जब हम
0 से इधर आएंगे यानी कि 7 से आगे जाएंगे तब OH माइनस आयनों की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। OH माइनस आयनों की सांद्रता में वृद्धि, आयनों में वृद्धि। और यदि OH माइनस के आयनों में वृद्धि होगी तो पीएच के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि जिसका पीएच मान 14 के जितना करीब होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा, क्षार होगा। आया क्या? यानी जब हम 7 से इधर आएंगे तब पीएच के मान में वृद्धि होगी, 7 से इधर जाएंगे तो पीएच के मान में क्या हो जाएगी, कमी। और H प्लस आयनों में वृद्धि हो जाएगी, उधर जाएंगे तब भी OH माइनस आयनों में वृद्धि हो जाएगी। और ये 7 है वो होता है उदासीन। 7 क्या होता है, उदासीन। पीएच समझ में आया यार? आप देखो एक इस तरीके से यदि हम एक बनाते हैं तो जब हम इधर से इधर आएंगे ना तब H प्लस आयनों की सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अरे देखो इधर पहले देखो कम है ना, कम है कम है कम, पहले देखो इधर कम है फिर ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ ज्यादा, और यहाँ आते आते 0 पर आते आते क्या होगा, एकदम ही सबसे ज्यादा होगा। यानी कि H प्लस आयनों में क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कि ऊपर वाला यदि हम H प्लस को दर्शाते हैं तो नीचे वाला जब है ना ये किसको हो जाएगा, OH माइनस को। किसको, OH माइनस। देखो इधर से जाएंगे तो कम 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 फिर ज्यादा 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 और 14 पे आते आते एकदम ही अधिक है। इस तरीके से इसको क्या दर्शाया हुआ है क्या बुक में? अरे बुक में देखो तो जब हम 7 से इधर आएंगे तो H प्लस आयनों में वृद्धि होगी, 7 से उधर जाएंगे तो OH माइनस आयनों में वृद्धि। तो क्या पीएच स्केल आ जाए तो उसको समझा सकते हो क्या? ठीक है। अब देखो 2-3 चीजों के जो पीएच मान है वो अपने बुक में लिख रखे हैं, तो जो लिख रखे हैं वही पूछे जाने हैं। जठर रस क्या बोले? जठर रस है। चलो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। याद करने हैं। नींबू का रस यानी कि 1.2 कुल मिला के इधर का ही होगा वो, यानी कि जठर रस। और जठर रस कौन सी होती है पता है आपको? अमाशय में क्या पाई जाती है, हमारी जठरे ग्रंथियां पाई जाती है। अमाशय में होती है हमारी जठरे ग्रंथियां, और ये जठर ग्रंथियां कौन सा रस उत्पन्न करती है? जठरे रस। और ये हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अरे वो अमाशय में तो उत्पन्न होता है ना, तो वो इन्हीं के अंदर ही होता है। तो इसका पीएच मान कितना है? 1.2। देख लो कितना प्रबल अम्ल। जब ये ज्यादा अपच भोजन पच नहीं पाता है, आगे हम पढ़ेंगे पीएच के उपयोग में पढ़ेंगे, जब भोजन नहीं पच पाता है तब ये ज्यादा स्रावित होता है तो फिर हमारे पेट में क्या होने लग जाती है, जलन। फिर हम दुर्बल क्षार लेते हैं, प्रबल क्षार ले लेंगे तो फिर क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अरे इन मेटन खातर इन्नू चक्की ले ली तो गड़बड़ नहीं हो रहेगी क्या? प्रबल अमल की खुजली मिटा रहे थे फिर क्षार की खुजली हो रहेगी, फिर वापस अमल डालना पड़ेगा पेट में। इसलिए दुर्बल अमल लेते हैं कि ये थोड़ा सा क्या जाए इधर किसी क्या जाए। हाँ, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। नींबू रस, नींबू भी खट्टा हो जाएगा। नींबू रस का पीएच मान कितना है? 2.2। लगभग तो छोटा 2.2। तीसरा शुद्ध जल रक्त, शुद्ध जल, या इसको बोलते हैं अशुद्ध जल। क्या बोलते हैं? अशुद्ध जल। अशुद्ध जल भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज का जल। शुद्ध जल या अशुद्ध जल। इसका पीएच मान कितना होता है? 7। यानी कि 7 पे व्हीलर बिल्कुल उदासीन, उसमें न तो H प्लस आयन है न ही OH माइनस आयन है। ये बिल्कुल शुद्ध जल है, या इसको अशुद्ध जल भी बोल सकते हैं। रक्त 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी कि रक्त हमारा क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। यानी कि 7 से ऊपर चला गया ना, यानी कि दुर्बल क्षार के बाद रक्त है अपना। फिर इसका कल बताया था क्या मैंने? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताओ दिखाइए। 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच मान कितना होता है? 10। और लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रबल क्या है? एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच मान होता है 14। कितना होता है? 14, जो कि अधिकतम मान है क्या एक? तो ये क्या है? इसको हम प्रबल क्षार बोल सकते हैं। तो प्रबल क्षार में इसका उदाहरण लिखा था क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, सोडियम
हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का बोले वाइट। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उत्तर है। इसे एंटी एसिड भी बोलती है, प्रतिमल भी बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल हो गई क्या कंप्लीट? सबसे प्रबल है कि वह स्केल जो किसी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता की मात्रा को क्या करती है, दर्शाती है, पीएच स्केल कहलाती है। इसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित होते हैं। जब 7 से नीचे की तरफ आते हैं तब H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है और पीएच के मान में क्या होती है, कमी होती है। और यदि हम 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो OH माइनस, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। इधर तो देखो H प्लस आयनों की वृद्धि होती है और OH माइनस आयनों की क्या होती है, कमी। जब हम किधर 7 से किधर आएंगे, 0 की तरफ। देख लो ये सारणी ऐसे ही नहीं बनी, ये लाइन वन इसीलिए खींची है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा, फिर कम 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 होते होते यहाँ पे किस पे आके टिक गई, 0 पे टिक गई ना। और तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 7 से आएंगे तो H प्लस आयनों की मात्रा में तो वृद्धि होती है और OH माइनस आयनों में क्या होती है, कमी। और उधर जाएंगे तो OH माइनस आयनों में तो वृद्धि होती है, H प्लस आयनों में क्या होती है, और इधर H प्लस आयनों में वृद्धि। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते कि OH माइनस आयन में वृद्धि होती है तो पीएच के मान में भी कमी होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। यदि OH माइनस के आयन में यदि वृद्धि हो रही है तो पीएच के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। यहाँ लिख सकते हो OH माइनस आयन के मान में यदि कमी होती है तो पीएच के मान में भी कमी होती है। या फिर इसको ध्यान से सुनो, OH माइनस आयन के मान में यदि कमी होती है तो पीएच मान में भी क्या होती है, कमी होती है। देख लो इधर और अमल होगा तो OH माइनस आयन तो देगा, नीचा देगा H प्लस में आयन। और क्षार होगा तो H प्लस आयन तो देगा, नीचा देगा OH माइनस, है ना। तो जो जलीय विलयन में अधिक H प्लस आयन देते हैं वो तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में कम H प्लस आयन देते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ अपने बुक में लिखा हुआ है H प्लस प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल तो हम इसको कह सकते हैं H2SO4, और प्रबल क्षार कह सकते हैं NaOH, कह सकते नहीं कहते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो अपने जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे पशु, ये भी पीएच, इनको भी पीएच एक निश्चित पीएच मान होता है, उसी में ये लग पाते हैं। तभी तो देखो हम कभी कुछ डालते हैं, कभी खाद डालते हैं, कभी इनकी मिट्टी के अंदर पीएच के मान को क्या रख सकते हैं, संतुलित रखने के लिए हम ना अलग अलग चीजें डालते रहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं इनको भी उगने के लिए, वृद्धि करने के लिए एक निश्चित पीएच मान की आवश्यकता होती है। और जो हमारा मानव शरीर होता है ना, उसकी जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, ये सब क्या मानव शरीर की क्रियाएं हैं। उत्सर्जन करना, श्वसन करना, पाचन करना, भोजन को पचाना, ये सब उत्सर्जन में मलमूत्र वाला हो जाएगा, और पाचन में भोजन को पचाने वाला हो जाएगा, श्वसन में ऑक्सीजन लेने वाला हो जाएगा। तो ये सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं मनुष्य शरीर की, ये सभी 7 से लेकर के 7.8 के प्रास में होती है। तो यदि पूछ ले कि मनुष्य शरीर की जो रासायनिक क्रिया होती है उनको संपन्न होने के लिए पीएच प्रास है, रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, औसत में भी पूछ सकते हैं। तो 7 से लेकर के 7.8। ये मिटा दूं क्या? इसमें से जो लिखनी थी वो लिख लिया। चलो आज के लिए इतना ही, नहीं अभी इतना ही। जैसे पीएच स्केल के बाद में अपने बचेंगे लवण, और 5 लवण पढ़ने के बाद में अपना पाठ हो जाएगा कंप्लीट। आज ये क्या बोल रहे हो, पाठ हो जाएगा कंप्लीट। कौन बोल रहे? आज मांडे मास्टर बोल रहे, 20 बोल रहे होते। कौन? एक वो है मातो फुटेडो। अच्छा, मातो फुटेडो है। पीएच स्केल के दैनिक जीवन में महत्व है। अरे मैं आज जिस टीचर की क्लास देख रहा था ना, हिंदी की, वो ऐसे तो उसकी हिंदी को ही मारे वो है। हाँ, तो वो ऐसे ही थोड़ा मेल जोल हो जाता है। पीएच स्केल के दैनिक जीवन में महत्व है, जीवन में महत्व है। चलो, तो पहला ये क्या है, मानव शरीर में जो, मानव शरीर की जो कौन सी क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं?
रासायनिक क्रिया जैसे यदि पूछ ले तो कोष्टक में लिख देना, या जैसे लगा के लिख देना कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन इत्यादि, इन सब के लिए पीएच परास कितनी होती है? 7 से 7 से लेकर के 7.8। ठीक। दूसरा, जो बारिश का पानी आता है, वर्षा होती है ना, यदि उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा वर्षा जल कहलाती है। का पीएच मान कितने से कम? 5.6 से कम। हालांकि वर्षा जल होता वो अम्लीय प्रकृति का ही है, मतलब उसका 5.6 से ऊपर होगा ना तब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। 5.6 से कम होने पर वो वर्षा कौन सी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। शाबाश। अम्लीय वर्षा। एसिड रेन जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ल को इंग्लिश में एसिड वर्षा को रेन। अब देखो एक डब्बे में लिखा हुआ है कि जो शुक्र ग्रह होता है ना, शुक्र ग्रह है, उसमें जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 इसके बादलों से मिलकर के बना हुआ है। तो शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ एसिड, यानी कि मोटे सफेद और पीले बादल से घिरा हुआ है। कौन? शुक्र ग्रह। तो क्या उसके ऊपर जीवन संभव है? क्या नहीं है। क्योंकि ये क्या है, बहुत ही खराब चीज है ना, यानी कि हमको जला देगा यदि हम उधर जाना चाहेंगे तो भी। ये किंग ऑफ एसिड है। ठीक है। अब देखो दंत क्षय, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, दंत क्षय। चार, इस पार्ट में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो दंत क्षय ये करेगा। ये पार्ट पूरा कितने नंबर का है? 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 मार्क्स का। नंबर। इसमें से एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। 4 नंबर का। अब उसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आया हुआ है कि पीएच स्केल क्या है, यानी कि पीएच स्केल के बारे में लिखना था। क्या है परिभाषा? 1 नंबर हो गया। +3 के रूप में था कि दंत क्षय को समझाइए। किसको समझाइए? दंत क्षय को। तो पीएच स्केल को तो हमने समझ लिया। दंत क्षय में क्या बोलेंगे कि जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। दंत क्षय में क्या होता है? हमारे मुंह का पीएच मान कितने से कम? 5.5 से। मुंह का पीएच मान 5.5 से। 5.5 से जब कम हो जाता है, क्या हो जाता है? कम। तो तब दंत से होना शुरू हो जाता है। ये होता कैसे कि हमारे जो दांत होते हैं ना, दांत, वो झड़ने लगते हैं। इनेमेल, क्या? इनेमल या इनेमिल भी लिखा हुआ है कहीं कोई कहीं कभी इनेमिल देखो है अपने पास। इनेमल है ना? इनेमल। तो इनेमल या इसको दत्त लवक भी बोलते हैं। दत्त वलक। है ना? और ये बना किसका होता है? जो इनेमल होता है ना, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट है। यानी कि हमारे जो मानव शरीर होता है ना, मानव शरीर, उसका सबसे कठोर पार्ट कौन है? इनेमल, या इसको बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। इसकी परत हमारे दांतों पर चढ़ी होती है। दांतों पर चढ़ी होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा या पार्ट है कैल्शियम फास्फेट। और ये कहाँ होता है? दांतों के ऊपर इनकी परत चढ़ी होती है। सबसे कठोर पदार्थ बोल दो या भाग बोल दो, कुछ भी, जो कि जल में नहीं घुलता है ना? कैल्शियम फास्फेट है ना? अब जब हमारे मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो ये संसारित होना शुरू हो जाता है। संसार पढ़ाता है, यानी कि ये धीरे धीरे भूरना स्टार्ट हो जाता है। लोहा जब जंग लगता है तो भूर भूर के वो फिर धीरे धीरे जाता रहता पूरा ही टूट जाता है। तो इसका क्या कैल्शियम फास्फेट है ना, ये वैसे तो सबसे कठोर है, लेकिन जब मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होता है तब इस कैल्शियम फास्फेट का संचारण होना शुरू हो जाता है। और मुंह का पीएच मान 5.5 से कम कैसे होता है? यानी कि हमारे मुंह में जब हम शर्करा या कई बार कुछ जीव वगैरह फंस जाते हैं तो हम अच्छे से उनकी सफाई नहीं होती है, तो दांतों को क्या कर देते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। ज्यादा मीठा खाने से
चॉकलेट खाने से। हाँ, वो मीठे में आ गया। ठीक है, कि वो जो बैक्टीरिया होती है मुंह के अंदर, मुंह में क्या होते हैं बैक्टीरिया, वो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। अब यदि अम्ल उत्पन्न करेंगे तो पीएच का मान क्या हो जाएंगे, पीएच का मान कम होता जाएगा। और जब 5 पॉइंट यदि हम ध्यान नहीं देंगे, मुंह की सफाई नहीं करेंगे, तो वो ज्यादा, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारी लार में भी शर्करा होती है और हम भोजन में भी कुछ मात्रा में शर्करा होती है, और कुछ हम मान लो मीठा और खा लेते हैं, तो मान लो हमने भोजन खाया, खाना खाने के बाद में जो शर्करा होती है, तो उस शर्करा को जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उनका निम्नीकरण यानी कि उनको दूसरे पदार्थों में बदलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिससे और खाकर के क्या किस में बदल देते हैं, अम्ल में। तो वो जितना ज्यादा वो चालू रहेंगे ना, उतने ज्यादा एसिड उत्पन्न करेंगे, और जिससे हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता रहेगा, कम। और 5.5 से कम होते हैं, इसका क्या होना शुरू हो जाएगा, संक्षारण। इसे ही क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। और इसको हम क्षारक की दंत मंजन कर करके रोक सकते हैं, क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। तो हम एक ऐसा दंत मंजन करें जो दुर्बल क्षारक हो, तो उससे क्या हो सकता है, कोलगेट। हाँ, तो उसमें ना क्षारक की मात्रा पतंजलि कोलगेट में। कोलगेट में क्या दंत मंजन है, वो उसकी क्या कंपनी है, हम जाके क्या कहते हैं, कोलगेट दो, फिर वो कोलगेट नहीं दंत कांति दो, टूथपेस्ट, पंतजलि दो, है ऐसा बोलते हैं। कोलगेट एक ब्रांड है न कि वो, हाँ, रियल नेम तो टूथपेस्ट। हाँ, एक्चुअल में वो क्या है, है ना। तो ये भी आ सकता है कि पीएच क्या है, दंत। अरे इसको 3-4 लाइन में कैसे समझाओगे, क्योंकि 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है ना, तो इसको ऐसे बोलोगे कि पहले तो पीएच स्केल को समझाइए। तो मतलब पीएच स्केल क्या है, तो उसकी परिभाषा लिखनी है कि जब किसी विलेन में H+आयन की सांद्रता को मापने वाले पैमाना काम में लेते हैं, उस पैमाने को क्या कहते हैं, पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित होते हैं। बस 1 नंबर का आएगा वो। पूरी पीएच स्केल समझाओ तब तो चित्र वित्र बड़ा बनूंगी पूरा, इधर वो डायग्राम बना देना, H+आयन की सांद्रता में कमी, वो सांस होता है जिसका मतलब शक्ति होता है, इसमें H+आयन की सांद्रता, वो जो मैंने आपको समझाया वो लिख देना है ना। और ये जैसे पीएच स्केल क्या है, ऐसा है कि पीएच स्केल क्या है समझाइए है, तब तो पूरा वो चित्र बना के समझाना है। और क्या है तब इतना ही लिखना है कि पीएच स्केल एक पैमाना है जो किसी विलियन में H+आयन सांद्रता की क्या करता है, जांच करता है, मापता है उसको। ठीक है। अब दंत क्षय कि जब मुंह में, है ना, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, तब दंत क्षय, जो हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत होती है, जिसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, इसका क्या होना शुरू रहता है, संक्षारण। क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन खाने के बाद में शर्करा होती है, बैक्टीरिया उनको किसमें बदल देते हैं, उनका क्या कर देते हैं, निम्नीकरण। क्या कर देते हैं, निम्नीकरण करके उसको अम्ल बनाते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे मुंह का पीएच मान कम होने लगता है। और जैसे ही 5.5 से कम होता है तो जो इनेमल का संसारण शुरू रहता है, जिससे इसे क्या कहते हैं, हमारे दांत मतलब दांतों का क्षतिग्रस्त होना शुरू रहता है, दांत क्षतिग्रस्त होना शुरू रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, अधिक मात्रा में जो दंत मंजन होता है क्षारीय प्रकृति का, उसको उपयोग करेंगे, तो वो अम्ल का प्रभाव बढ़ा है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उदासीन हो जाएगा। दैट्स इट। और पशु पौधे होते हैं, वो भी रसायन उत्पन्न करते हैं, कोई अम्ल उत्पन्न करता है, कोई क्या करता है, क्षार। मैंने बताया था नेटल का पादप, उसमें जो बाल होते हैं, रोए जैसे बाल होते हैं, वो यदि वो छू लेते हैं तो क्या करते हैं, रसायन उत्पन्न करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई हमें क्षति पहुंचा रहा है। और ऐसे अब डांटी यार मोमा की अपन छत्ता मुट जाए की खावेगी, अब पापा कुछ नहीं करा जाए की करो, वाह वो देख ताज लगे कह तो छेड़छाड़ करा पर गुच्चों का चुकरा लदवा के देख रहे, यानी कि वो अपने आत्म सांप वगैरह जो भी है ना, वो अपनी वो डरते हैं बेचारे हमसे, वो खाते थोड़ी है, वो उनको मजा नहीं आता है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमको क्या करते हैं, अपनी बचाव के लिए। तो डांटिया मुमा की तो आपकी बचाने खातिर डंक मार के ना आपका खाई रहे हैं। हाँ, तो नेटल पादप उसकी जैसे हम छूते हैं तो उसको लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई हमें क्षति पहुंचाना चाहता है, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके जो रोए हैं वो अम्ल छोड़ देते हैं, कि रसायन उत्पन्न करते हैं, जिसमें क्या होता है, अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, है ना। तो उसी के पास में फिर है ना पहाड़ी इलाकों में होता है नेटल पादप। अब वो अम्ल की मात्रा होगी तो जलन होगी तो उसी के पास में डाक नाम का पौधा होता है। किस नाम का, डॉक या डाक,
अब पुष्टि पत्ती जैसे रगड़ते हैं तो इसमें क्षारक की मात्रा ज्यादा होती है, तो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। उदासीन कर देता है, कम कर देता है, जिससे जलन मिट जाती है। जलन नहीं होती। ये कोई दंत से हो गया क्या? अब पांचों में आपको कब से बता रहा हूँ, अपच की स्थिति है ना मानव शरीर में। जब हम भोजन अधिक कर लेते हैं कई बार, या भोजन नहीं पच पाता है, ठीक है ना, हमारे मानव शरीर में जो भोजन नहीं पच पाता है ना, मैं मार रहा हूँ पहले इधर बैठे हैं, मुक्का मारे जा। क्या यार बच्चों जैसे कर रहे हो आप? आगे से क्यों रे? रोज का काम आ गया। तो कह दियो कितनी बार। अरे मैं घर भेज दूंगा, मेरे को भी स्कूल में थोड़ी बैठो आप, मेरे को पढ़ाना जरूरी है क्या? कमाल कर रहे हो यार, एक उधर से आके पढ़ के आ रहे हो, घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ने जा रहे हो, आप यहाँ ये बदमाशी कर रहे हो। मतलब एग्जाम आपके समीप है, अर्धवार्षिक परीक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो कि क्या पता इस हाफ ईयरली एग्जाम में कुछ आ जाए। तो ये 2-3 पार्ट जो पढ़ रहे हो वो तो सीरियसली पढ़ो। साइंस का एग्जाम कब है? 20 या 30 कितनी तारीख को है? बता देंगे। अरे तो 18-20 के आसपास, तब तक क्या पता हम 3 पार्ट कर ले, 3 पार्टों का तो कम से कम कवर है, तो कम से कम 3 पार्ट तो तैयार हो। आप 10 पढ़ रहे हो, अर्धवार्षिक आ गई तो 3 पार्ट तो तैयार कर लो, अर्धवार्षिक आ गई तो बाकी की 10 ही तो बचेंगे बाद में, है थोड़े बहुत तो आते रहेंगे। लेकिन नहीं, मस्ती करनी, इधर ध्यान दो। एक यदि आप सुनते हो ना, सुनते हो वो भी काम करता है, आप ध्यान से बैठ कर सुनते रहो। आप घर पे जाके पढ़ाई मत करो, बस रेगुलर आप आते रहो, सुनते रहो, आते रहो, सुनते रहो। 60 नंबर तो ऐसे आ जाएंगे यदि आप सीरियसली आके सुनते हो तो। 70-80 हाँ, तो जब हम भोजन कई बार अपच की स्थिति हो जाती है, तो उस भोजन को पचाने के लिए जो हमारा आमाशय है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि 4 घंटे तक, 4 से लेकर 6 घंटे तक भोजन हमारे आमाशय में पड़ा रहता है ना। उसके बाद में वो उसका पाचन हो जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद में उसको तोड़ना, जठर रस उत्पन्न करना, ये सब करके फिर टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर आगे भेजता है। फिर पिता से अपना काम करता है, यकृत कुछ अपनी ग्रंथियों से रस छोड़ता है, जिसे पित्त रस कहते हैं, है ना। अग्ना से अपना छोड़ता है, ऐसा करके उनको पचा पचू के फिर छोटे हाथ में ले जाते हैं। छोटे हाथ में छोटे छोटे रोम होते हैं, अंगुलियों जैसे बाहर पाए जाते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। वो जो भोजन के अंदर की जो चीजें है ना, गुणकारी पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित। उसके बाद में जो बाकी अवशिष्ट पदार्थ बढ़िया हाथ में रहता है, और बढ़िया उस अवशिष्ट पदार्थों में से जल को सोख लेता है, और बाद में जो बचता है वो फिर मल मूत्र के त्याग में बाहर निकल जाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं, है ना। तो अपच की स्थिति में यानी कि भोजन पचा नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे, और ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है तो फिर जलन होती है ना, जलन होती है। तो इसके यानी कि इसके बचाव के लिए, उपचार के लिए हम क्या लेते हैं? एक दुर्बल क्षार लेते हैं। क्या लेते हैं? दुर्बल क्षार। अरे प्रबल क्षार क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि प्रबल क्षार ले लेंगे तो अम्ल की मात्रा को नष्ट कर देगा, लेकिन फिर इस क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो अधिक मात्रा तो कुछ भी हो क्या करती है? हानिकारक ही होती है। तो दुर्बल क्षार लेते हैं, और दुर्बल क्षार का अपनी किताब में क्या दे रखा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको एंटी एसिड बोलते हैं, प्रति अम्लिक बोलते हैं, मैग्नीशिया। अरे ये भी दुर्बल थोड़ी है, वैसे तो 10 है इसका पीएच मान, थोड़ा थोड़ी है, ठीक। तो पीएच स्केल के क्या क्या पढ़े हमने? मानव शरीर की रासायनिक चीजें जो होती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब, उसका भी एक निश्चित पीएच परास होती है। कितनी? 7 से 7.8, यानी कि क्षारीय परास होती है। और ऐसे भी घुमाकर ये प्रश्न पूछने वाला कुछ भी कर सकता है कि मानव शरीर की जो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, उसकी क्या वो परास क्षारीय होती है या निम्न में से होती है? नीचे ऑप्शन देते, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। और यदि आपको पता है कि उसकी परास 7 से 7.8 है तो आप क्षारीय कर क्या जाओगे? नहीं तो बाद में क्या हो जाएगी? गोले हो जाएगी। फिर वर्षा का जल या अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो वह वर्षा, जब वर्षा की जल का पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा जब होती है तभी तो हम कहते हैं, जो पहली बारिश होती है ना, वो ही अम्लीय वर्षा होती है। बाद में धीरे धीरे वायुमंडल साफ हो जाता है, क्योंकि अब मान लो बारिश नहीं हो रही अपने यहाँ, तो वाहनों का धुआं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनका धुआं, ऊपर जहाज जो ऊपर गैसें होती है ना, उनके साथ क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं, और वो अम्ल ऊपर घूमते रहते हैं, क्योंकि गैस के रूप में घूमते रहते हैं वो। और जैसे बारिश आती है तो उनके साथ वापस मिल करके नीचे आ जाते हैं। तो जो पहली बारिश होती है ना, वो अम्लीय वर्षा होती है, पहली दूसरी बारिश, क्योंकि तब तक वायुमंडल में खूब सारा प्रदूषण रहता है। और जब 1-2 बारिश हो जाती है तो पानी का ऊपर से वायुमंडल साफ हो जाता है, तो बाद में अम्लीय वर्षा नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि पहली
बारिश होती है कई दिनों के बाद में, उसमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अम्ल की मात्रा होती है उसमें। और यदि हम उसमें नहाते हैं या भीगते हैं तो फिर बीमार हो अम्ल होने के कारण हमारी जो चमड़ी है वो खराब हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है। तो त्वचा संबंधी रोग होता है उसको चर्म रोग बोलते हैं। इसलिए पहली बरसात में नहाने के लिए मना करते हैं। फिर हम कहते हैं, ये तो हमने एक जानकारी बढ़ी कि शुक्र ग्रह होता है उसकी जो बादल उसके चारों ओर है ना, उसके वायुमंडल की वो पीले और श्वेत बादलों से बने होते हैं। और उसमें कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर दंत क्षय के बारे में पढ़ा कि जब मानव शरीर के मुंह में पीएच मान कितना 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों पे जो परत होती है इनेमल की, या इसको दंत वलक भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम फास्फेट, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। लेकिन जब शर्करा वगैरह रह जाती है खाना खाने के बाद में, तो बैक्टीरिया होते हैं वो शर्करा को निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे पीएच मान 5.5 से कम होता है और हमारे दांत क्या दांत को नुकसान होना शुरू हो जाता है, या दांत क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। इसे ही दंत क्षय कहते हैं। और इसके बचाव के लिए हम क्षारीय प्रकृति का क्या लेते हैं? दंत मंजन, ताकि अम्ल का प्रभाव क्या हो जाए? उदासीन। ठीक, एक क्वेश्चन है आ सकता है ये, और इसका डायग्राम तो पिछली बार की जो हाफ ईयरली परीक्षा हुई थी ना उसमें आया था कि प्रयोग द्वारा या नामांकित चित्र बनाकर दर्शाइए कि अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। या आपको चित्र बना के दर्शाना था। तो इधर जो पेज नंबर 25 पे चित्र बना हुआ है, चित्र 2.3, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। तो आप तनुकृत कोई भी अम्लीय विलयन ले लो। तनुकृत का मतलब क्या? उसमें पानी मिला हुआ है ना, क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल क्या देते हैं? आयन देते हैं, है ना। और वहीं से अपना क्वेश्चन तैयार होता है। पीएच स्केल अपना यहाँ कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज व एल्कोहल जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, इसका नामांकित चित्र। तो देखिए आंसर अपन क्या लिखेंगे कि जो अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और जब ये आयन देते हैं तो ये विद्युत का क्या कर देते हैं? चालन कर देते हैं। जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल है ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इसके देखिए 2-3 ग्लूकोज व एल्कोहल जलीय विलयन में अम्लीय प्रभाव क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं दे पाते हैं, जबकि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन दे देते हैं। और यही रीजन है कि H+ आयन देने की वजह से जो अम्ल है वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज व एल्कोहल जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं, है ना। अतः विद्युत का चालन करते हैं। जबकि ग्लूकोज एल्कोहल जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते। अतः विद्युत का चालन नहीं करती। और H+ आयन नहीं देते हैं तो अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। अब अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, इसका चित्र देखो। इस क्वेश्चन में नहीं बनाना है, इसका तो आंसर हो गया
क्वेश्चन यदि ऐसा है कि अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, नामांकित चित्र सहित समझाइए, प्रयोग द्वारा समझाइए कि अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, तब हम ये चित्र बनाएंगे, एक पिक कर लेंगे। इस बिकर में एक रबड़ का कॉर्क डालेंगे, क्या डालेंगे, ये ले लिया हमने एक बिकर, इसमें हमने रख दिया रबर का कॉर्क, इसमें हमने 2 कीले लगा दी लोहे की। ये क्या है, लोहे की कीले। फिर इसको हम तनुकृत अम्ल डाल देते हैं इसमें। तनुकृत का मतलब क्या है, यदि अम्ल में जब जल की मात्रा हो तो उसे कहते हैं तनुकृत अम्ल, यानी कि जल में हम क्या मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं, कोई भी अम्ल, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रयोग करना है कि अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं, तो हम जल लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे, अम्ल डाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जब जल में अम्ल मिलाते हैं तो हो जाता है तनुकृत अम्ल। अब यदि जल में विद्युत का चालन करेगा तो ये हम यहाँ बल्ब जोड़ेंगे, देखिए एक ही तार लेके गए, यहाँ हमने जोड़ दी बैटरी, फिर यहाँ हमने जोड़ दिया एक बल्ब, यहाँ लगा दिया स्विच, और उसके दूसरे सिरे को स्केल से ला करके जोड़ दिया, प्लस माइनस, ये 6 वोल्ट की कोई बैटरी है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो ये आयनों की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ये आयन विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, और विद्युत धारा जब प्रवाह होगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्त हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये प्रयोग के द्वारा स्पष्ट होता है, क्योंकि हमने तो जल में अम्ल डाला था, अब उसने H+ आयन दिया है, तभी तो बल्ब क्या किया है, दीप्त किया। जबकि ग्लूकोज को जो डालते हैं तो ये है अम्ल, जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज और एल्कोहल है ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है अपना पीएच स्केल से रिलेटेड ही है। तो एक क्वेश्चन अपना और दे रखा है कि ये जो हम जल में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, यानी मिलाते हैं, तनुकरण करते हैं, तो तनुकरण करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए, कि हमें अचानक से अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए, या फिर जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। मान लो हम किसी पात्र में जल, जैसे यही हमने किया था, जल में अम्ल डाल रहे थे ना, तो इसमें ऐसा कहते हैं कि इस क्वेश्चन से कि ये क्यों अनुशंसित किया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब जल में अम्ल मिलाया जाता है, ये मान लो जल है H2O, इसमें जब अम्ल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अम्ल, एसिड, तो ये क्यों कहा जाता है कि जल को हमेशा हिलाते हुए और अम्ल की बूंद बूंद करके डालना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि हम अम्ल को डायरेक्ट अचानक से डालेंगे तो ये जो अम्ल है जो ये जल में मिलता है तो ये गिर जाते हैं, तो उष्मा क्षेपी होती है। और यदि हम अचानक से अम्ल को इसमें डाल देंगे तो ज्यादा उष्मा होगी और मिश्रण जो है वो आस्फलित यानी कि बाहर आ जाएगा, जिससे यदि हम जहाँ जो ये काम कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है, उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एसिड है, एसिड से खतरा हो सकता है। मिश्रण आस्फलित हो सकता है। पहला क्या, यदि हम अचानक से जल में क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, अम्ल डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिश्रण आस्फलित, यानी कि उफन करके बाहर आ जाएगा, और बाहर यदि कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर गिर जाएगा तो वो व्यक्ति घायल, मतलब कुछ चोटिल हो सकता है ना। मिश्रण आस्फलित हो जाएगा। और अत्यधिक उष्मा के कारण, क्योंकि ये अत्यधिक उष्मा से प्रक्रिया है, जब अत्यधिक उष्मा होगी, अत्यधिक उष्मा के कारण क्या होगा, ये जो बिक्कर है कांच का ये टूट जाएगा, ये बिक्कर कांच का क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अत्यधिक उष्मा के कारण। इसलिए कहते हैं कि जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो जल को लगातार हिलाते हुए और अम्ल को बूंद बूंद करके जल में डाला जाता है, या इसको तनुकरण करना भी बोलते हैं, क्योंकि जब जल में अम्ल मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दो होते हैं, सांद्र और तनु। तो सांद्र तो बिल्कुल प्योर होता है और तनु में क्या होता है, जल की मात्रा होती है। ठीक है, सांद्र में कम होती है और तनु में अधिक मात्रा होती है जल की, तनु अम्ल में। और तभी हम अभिक्रिया में लेते हुए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और कई बार सांद्र लेते हैं कि वो प्रबल है, उसमें जल की मात्रा क्या है, या तो नहीं है या फिर थोड़ी कम है।
इस हिसाब से मिश्रण अस्फलित हो रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, जबकि जल को अब जल में अम्ल मिलाना चाहिए और धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल को लगातार हिलाते हुए मिलाएंगे तो जो उष्मा है वो समान रूप से चारों ओर फैलती रहेगी, जिससे क्या होगा कि बूंद बूंद करके डालेंगे तो आसानी से तनुकरण हो जाएगा। यदि अचानक से डालेंगे तो मिश्रण अस्फलित हो जाएगा और जो कांच का पात्र है वो टूट जाएगा। तो यहाँ अपना पीएच स्केल जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अभी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट बचा है लवण। लवण परिवार है, 4-5 लवण है वो बचा है। उसके बाद अपना जो अम्ल, क्षार और लवण ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।